Good morning, students. How are you? I hope you all are keeping well. So today is the last topic of this chapter. Last topic is nationalism and imperialism. Nationalism and imperialism. So हम लोग नेशनलिज्म के बारे में जान रहे हैं. मैंने क्लास स्टार्ट हुआ था, तभी आप लोगों को नेशनलिज्म के बारे में बताया था. तो नेशनलिज्म का मतलब होता है राष्ट्रवाद, समझ रहे हैं आप. दूसरा इंपीरियलिज्म जो होता है उसका मतलब होता है साम्राज्यवाद. ठीक है, तो आखिर ये बेसिक डिफरेंस जो है नेशनलिज्म में और इंपीरियलिज्म में क्या है, हम लोग को पहले ये जानना होगा इस टॉपिक के अंदर में. उसके बाद दूसरा चीज हमको है कि यहाँ पे जानना है कि जो बाल्कन्स करके दिया हुआ है, बाल्कन्स में जो स्लाव्स थे उनको लेकर के क्या इसमें आपका मतलब इस टॉपिक के अंदर बताया गया है, हम लोग को वो जानना है. और तीसरा इशू है जो एंटी इंपीरियलिज्म जो वाला जो मूवमेंट हम लोग को दिखता है उस पर हम लोग को प्रकाश डालना है. सबसे पहले हम लोग इस बेसिक डिफरेंस को क्लियर कर लेते हैं कि नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म में क्या डिफरेंस है और ये क्या चीजें हैं. तो नेशनलिज्म मतलब मैंने आपको बताया था एक जोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर रहने वाले लोग जो कल्चर के बेस पे, जो अपने हिस्ट्री के बेस पे, जो लैंग्वेज के बेस पे या रिलीजन के बेस पे या इकोनॉमिकल बेस पे, किसी भी बेस पे उनके अंदर एक सेंस कलेक्टिव ऑफ बिलोंगिंगनेस की भावना हो. हाँ, और साथ ही साथ अपने कंट्री के प्रति, अपने नेशन के प्रति उनके अंदर उससे उसका एक कनेक्टिविटी हो, उसका लगाव हो, और वो चाहता हो कि हमारा जो कंट्री है वो मतलब आगे की ओर जाए, कंट्री जो है हमारा डेवलप करे, कंट्री जो हमारा विकास करे. तो कंट्री के प्रति एक लगाव, कंट्री के प्रति एक प्रेम और कंट्री को आगे की ओर ले जाने की जो टेंडेंसी होती है, जो भावना होती है, उसे हम लोग नेशनलिज्म के रूप में जान सकते हैं, उसको हम लोग राष्ट्रवाद के रूप में जान सकते हैं. दूसरा इंपीरियलिज्म जो बता रहा है, इंपीरियलिज्म का मतलब होता है साम्राज्यवाद. अब ऐसी बात हो कि हर कंट्री का अपना अपना, जो भी कंट्री में रहने वाले लोग हैं उनका अपने कंट्री के प्रति प्रेम है, उनकी कंट्री के प्रति लगाव है. हाँ, तो इंडिया का हम लोग हैं, हमें इंडिया के प्रति लगाव है. जो पाकिस्तान के सिटीजन होंगे उनको अपने कंट्री के प्रति लगाव होगा. हाँ, उनको अपने कंट्री के प्रति प्रेम होगा. तो मगर जब यह प्रेम जो है वो बिल्कुल उग्र रूप पकड़ लेता है, अपने कंट्री से प्रेम तो एक नॉर्मल होता ही होता है, मगर वो ज्यादा उग्र रूप पकड़ लेता है, मतलब एग्रेसिव रूप से ऐसा हो जाता है. और हमारे अंदर यह थिंकिंग आ जाती है कि हम जो हैं श्रेष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ हैं, ये तो सही है, मगर हम सबसे श्रेष्ठ हैं. ये जो भावनाएं आने लगती हैं, जो ये फीलिंग्स आने लगती हैं, ये कहीं ना कहीं आपका इंपीरियलिज्म की तरफ रुख जो है वो मोड़ने लगता है. और जब ये भावना आती है कि हम जो है सबसे श्रेष्ठ हैं, हाँ, और साथ ही साथ जो हमारा पड़ोसी कंट्री है या पड़ोसी राज्य है वो जो है उसके वो जो है हमसे सबऑर्डिनेट रहे, हमसे अधीनस्थ रहे. हाँ, और हम उसे किसी मामले में सप्रेस करें और उसे हम दबाएं और उसके ऊपर जो है हमारा जो है वो शासन हो. हाँ, और जब हम चाहते हैं कि हम उसका कोई एरिया कंक्यू करके अपने अंडर मिला ले, हाँ, उसके ऊपर हम कोई आपका जो बिजनेस हो या कमर्शियल कॉम्प्रोमाइज हो, हाँ, उसमें जो है उसको हम सप्रेस कर दे और हमारा जो डोमिनेंस है, हमारा जो प्रभुत्व है वो उन कंट्रियों के ऊपर में या उन रीजन के ऊपर में या उन क्षेत्र के ऊपर में जो हमारे कंट्री से हट करके है ये हमारा एस्टैब्लिश हो. तो ये भावना जो है, ये जो टेंडेंसी है, ये आपका इंपीरियलिज्म के रूप में जाना जाता है, ये साम्राज्यवाद के रूप में जाना जाता है. अगर साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ये कंट्री, हाँ, एक कंट्री के लोग, हाँ, जो अपने आप में सोवरेंटी महसूस करता है, मगर वो चाहता है कि दूसरे कंट्री के सोवरेंटी में, दूसरे कंट्री के संप्रभुता जो है उस पर मेरा इंटरफेयर हो और उसको हम कहीं ना कहीं आपका सोशली या कहीं ना कहीं आपका इकोनॉमिकली या कहीं ना कहीं हम पॉलिटिकली जो है उसको अपने अंदर रखें और रख करके उसके ऊपर हम अपना शासन करें. ठीक है, आपका ये तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, आप समझ गए होंगे, मगर ये और क्लियर तब हो जाएगा जब मैं आपको एक एग्जांपल दे दूंगा. हमारा कंट्री इंडिया है, था, रहेगा. ठीक है,
मगर हमारे ऊपर शासन किसने किया? हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स ने शासन किया। तो ब्रिटिश अपने आप में मान लीजिए क्या थे, वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, कमर्शियल ट्रेड करने में वो आगे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर आई, आते आते धीरे धीरे उसने व्यापार फैलाया, व्यापार फैलाते फैलाते उसने क्या किया, यहाँ पर वो ट्रेड टू टेरिटरी को स्थापित कर लिया। एक वाणिज्यिक कंपनी जो है भारत के अंदर एक साम्राज्य को स्थापित कर लिया, और भारत के पॉलिटिकल, भारत के इकोनॉमिकल, भारत के सोशल और कल्चरल तमाम चीजों पे उसका डोमिनेंस जो है वो स्थापित हो गया। तो क्या हुआ, तो वो ब्रिटिश जो कंपनी है या ब्रिटिश कंट्री जो है वो भारत के लिए एक साम्राज्यवादी कंट्री है। भारत का उसका जो साम्राज्य है, उसका जो आपका एम्पायर है वो हमारे कंट्री तक फैल गया। तो बस यही है आपका इंपीरियलिज्म। तो नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म दोनों आपका क्लियर हो गया। इसमें मुझे लगता है कोई डाउट आप लोग को नहीं होना चाहिए, होना नहीं चाहिए। ठीक है, अब अगला इसमें जो आपका इशू हम लोग को दिखता है, एक इशू है बाल्कन रीजन का। ओके, तो बाल्कन रीजन वाला हम लोग निपटाते हैं। देखिए, द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वाज द एरिया कॉल्ड द बाल्कन्स। बाल्कन्स एक एरिया है, ठीक है, वो कहाँ है मैं आपको बताता हूँ। यूरोप, एशिया, इन तमाम जो इलाका है वहाँ एक मेडिटेरियन सी है जिसको भूमध्य सागर कहते हैं। ठीक है, उसमें सब बॉर्डर पे ही है वो। ठीक है, यूरोप का भी एक बड़ा हिस्सा है, एशिया भी उसमें टच करता है। तो वो जो मेडिटेरियन सी है जिसको हिंदी में भूमध्य सागर बोलते हैं, उस मेडिटेरियन सी के चारों तरफ, ठीक है, कुछ कंट्रीज थी उस टाइम पे, कुछ एरियाज थे जो आपके बाल्कन्स रीजन के रूप में जाने जाते थे। ओके, द बाल्कन वाज अ रीजन ऑफ ज्योग्राफिकल एंड इथनिक वेरिएशन कंप्राइजिंग मॉडर्न डे। अब देखिए, जो ये बाल्कन में के जो कंट्रीज थे वो अलग अलग कंट्रीज थे। ठीक है, और ये जो है ज्योग्राफिकल तरीके से एक दूसरे से बैरी रखते थे, सबका अपना अपना मतलब एक ज्योग्राफिकल एरिया था। साथ ही साथ कल्चर के हिसाब से भी एक दूसरे से डिफरेंस थे। ये लैंग्वेज के आधार पर भी डिफरेंस होंगे ही होंगे, मन तमाम तरह का वेरिएशन था। इथनिक कॉम्पोजिशन में भी ये डिफरेंस थे। मगर इन जनरल इन लोगों को स्लाव कहा जाता था। इन जनरल सब लोगों को क्या कहा जाता था? स्लाव कहा जाता था। और इनके ऊपर जो है आपका शासन था ऑटोमन एम्पायर का। ऑटोमन एम्पायर मैंने आपको पिछले टॉपिक्स में पढ़ाया होगा। ग्रीस वाला जो इंडिपेंडेंस वाला मसला था उसमें आपने देखा होगा किस प्रकार ग्रीस जो है वो आपका ऑटोमन एम्पायर के अंदर से ही हट करके इंडिपेंडेंस प्राप्त करता है। आप उसकी डेट तारीख याद रखिएगा। तो जो भी है बात यहाँ पे है कि ये तमाम जो कंट्रियां, तो ये आपका ऑटोमन साम्राज्य का उसके ऊपर में आपका मतलब वर्चस्व था। उसके अंदर ही ये तमाम बाल्कन्स जो था वो उसके अंदर में वो क्षेत्र था। ठीक है, मगर अगर उसको मॉडर्न रूप में हम लोग देखते हैं तो कौन कौन सी कंट्री उसमें शामिल थी आज की तारीख में हम लोग देख सकते हैं इसको। रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मोंटेग्रो। ठीक है, अभी आधुनिक तौर पे ये तमाम कंट्रियां जो है वो कभी बाल्कन रीजन में रहने वाली कंट्रियां थी जो ऑटोमन साम्राज्य के अंदर में वो लोग थे। ठीक है, इट्स दैट क्लियर? यहाँ तक तो स्पष्ट है। मगर होता क्या है, आपने एक टॉपिक में रोमांटिज्म भी पढ़ा है। तो जब रोमांटिज्म की धारा जो प्रवाह होती है, द स्प्रेड ऑफ द आइडिया ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म in the Balkans together with disintegration of the Ottoman Empire made this region very explosive। मगर जब रोमांटिज्म की भावनाएं जो है आपका जो है वो जो बाल्कन्स एरिया में मतलब स्प्रेड होती हैं, तो जो बाल्कन्स के कंट्री थे और साथ ही साथ जब ऑटोमन साम्राज्य जो है डिसइंटीग्रेशन होने लगता है, उसका जो पकड़ है वो बाल्कन क्षेत्र पर कमजोर होने लगता है, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर आपका ये कंट्री जो है वो इंडिपेंडेंस होने लगती है। ये जो क्षेत्र है वो अपने आप को स्वतंत्र करना स्टार्ट कर देती हैं। जब एम्पायर का पकड़ ढीला होगा तो जाहिर सी बात है कि वहां पे इंडिपेंडेंस होगा। ये इंडिपेंडेंट होने लगते हैं। ठीक है, वन बाय वन इट्स यूरोप, तो ये होने लगती है। देखिए आप, ठीक है, फिर आपका आगे लिख रहा है कि वन बाय वन इट्स यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिस्ट ब्रोक अवे फ्रॉम इट्स कंट्रोल एंड डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस। और एक एक करके जितने भी आपके कंट्रीज थे उस क्षेत्र के अंदर में, जो बाल्कन रीजन के अंदर में, वो सब जो है इंडिपेंडेंस होना अपने आप को घोषित करने लगे कि हम इंडिपेंडेंस है। ठीक है, द बाल्कन पीपल्स बेस्ड क्लेम देयर इंडिपेंडेंस और पॉलिटिकल राइट्स ऑन नेशनलिटी एंड यूज हिस्ट्री टू प्रूव। अब वो लोग जो है अपने आप को वहां से स्वतंत्र कर लेते हैं। जाहिर सी बात है। अब समझने लायक बात इसमें आप कही है
की जो कंट्रियां थी, अब उनके अंदर भी आपका एक नेशनलिज्म की भावनाएं आ गई कि हम लोग एक राष्ट्र के रूप में इंडिपेंडेंस हो रहे हैं। ठीक है, तो वो दौर वह था जो दौर पहले के दौर से दूसरा दौर था। वो दौर ये आपका लिबरल नेशनलिज्म वाला नहीं था, ये एग्रेसिव नेशनलिज्म वाला दौर आ गया था, जहां पे आपका नेशनलिज्म को लेकर के लोगों की जो विचारधारा थी वो लिबरल नहीं थी, उदारवादी नहीं थी। ठीक है, वो उसके कंपेरिजन में एग्रेसिव थी। तो वो भी आपस में राइवलरी का शिकार हो गए। जितने कंट्रीज थे वो चाहते थे कि सबसे ज्यादा से ज्यादा हमारे अंदर रीजन जो है, ज्यादा से ज्यादा हम टेरिटरीज को अपने अंदर में कर पाए। ऐसा प्रयास जो है आपका बाल्कन क्षेत्र के, बाल्कन रीजन के तमाम जो कंट्रियां थी, जो नई नई स्वतंत्रता पा रही थी, उनके अंदर ये भूख थी कि हम ज्यादा से ज्यादा जो है एरिया को अपने अंदर ऑक्युपाई कर पाए। ये आपका एक इशू चल रहा था। और साथ ही साथ लिख रहा है सेकंड पैराग्राफ का तीसरा लाइन देखिएगा, द बाल्कन स्टेट्स वेयर furiously jealous of each other and each hope to gain more territory at the expense of other। अब देखिए ये लाइन से स्पष्ट हो गया कि एक दूसरे से जलती थी वो कंट्रियां और चाहती थी कि ज्यादा से ज्यादा जो है एरिया हम अपना कैप्चर कर ले। ऐसा प्रयास बाल्कन कंट्रीज का था। ओके, मैटर्स वेयर फर्दर कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज द बाल्कन्स ऑल्सो बिकेम द सिंस ऑफ बिग पावर राइवलरी। अब देखिए समस्या यहाँ तक तो ठीक था कि छोटे छोटे कंट्री थे, ठीक है, वो अपना अपना एरिया को थोड़ा सा एक्सपेंस करना चाह रहे थे, मगर मसला तब बिगड़ जाता है, इशू तब बिगड़ जाता है जब इन छोटे छोटे कंट्रियों के बीच में बड़े बड़े पावर्स जो है वो एंट्री मारते हैं। बड़े बड़े जो देश हैं, बड़े बड़े जो आपके मतलब पावरफुल कंट्रीज थे, वो इसमें इशू मारते हैं। वो तो छोटे छोटे मान लीजिए लड़के अगर लड़ रहे हैं आपस में तो मसला उतना बड़ा नहीं होगा, उतना बड़ा इशू नहीं होगा। बट व्हेन पेरेंट्स वेयर इंटर इन द गेम then game will be bigger than, वो बड़ा हो जाएगा गेम। ठीक है, तो सिंपल सी बात यही होती है कि मैटर जो है आपका ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, ज्यादा जटिल तब होता है जब ये आपका बिग पावर जो है उसमें शामिल हो जाते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज अ इंटेंस राइवलरी अमंग द यूरोपियन पावर्स ओवर ट्रेड एंड कॉलोनीज एज वेल एज नेवल एंड मिलिट्री माइट। अब देखिए वो वही दौर था जिस दौर में आपका यूरोप के तमाम कंट्रीज जो थे वो अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे, अति श्रेष्ठ समझने का कोशिश करते थे, सुपीरियर। और साथ ही साथ जो है कॉलोनीज को हड़पने की होड़ थी उनके अंदर में। ठीक है, कि ज्यादा से ज्यादा हमारा भी एक्सपेंस हो पाए। साथ ही साथ आपका ट्रेड और कॉमर्स को लेकर के भी आपस में राइवलरी थी, प्रतिस्पर्धा था, उनके अंदर कॉम्पिटिशन था। और साथ ही साथ आपका नेवल मिलिट्री भी सबका अपना अपना था। तो मिला जुला करके यूरोप का जो कंडीशन था वो नेशनलिज्म से एक कदम ऊपर इंपीरियलिज्म की तरफ बढ़ रहा था। और जब वो देखे कि ये नवोदित राष्ट्र जो है, नए नए बाल्कन क्षेत्र के उभरने वाले जो ये इंडिपेंडेंस होने वाले जगह हैं, इनके ये आ रहे हैं, तो इनके अंदर अपने उन्होंने मतलब संभावना उन्होंने खोजा और फिर प्रयास किया कि यहाँ एंट्री मारा जाए। और उन लोगों ने एंट्री मारा और कोशिश किया कि ज्यादा से ज्यादा जो है इन लोगों का अपना कॉलोनी जो है बनाया जाए या उनको अपने इन्फ्लुएंस में लिया जाए। These rivalry were very evident in the way of Balkan problem unfolded. Each power, Russia, Germany, England, Austro-Hungary was keen on countering the hold of the other powers over the Balkans and existing its own control over the area. और ये तमाम कंट्रियां जिनका मैंने नाम पीछे लिया है, वो तमाम कंट्री चाहती थी कि हमारा जो नियंत्रण है, हमारा जो कंट्रोल है, उस एरिया के ऊपर में रहे। ठीक है, कमर्शियल के हिसाब से वो एरिया आपका बेनिफिशियल था। ठीक है, तो ये तमाम चीजों को लेकर के वो चाहते थे कि बाल्कन जो रीजन है वो हमारे प्रभाव में आ जाए। ठीक है, अब क्या होता है कि दिस लेड टू अ सीरीज ऑफ वार्स इन द रीजन ऑफ फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वार। अब अगर यही कारण हुआ कि पहला वर्ल्ड वार जो है आपका हुआ, एक क्वेश्चन आता है कि बाल्कन रीजन कहां तक आपका जिम्मेवार है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बाल्कन रीजन में जो कंट्रियां आपका इंडिपेंडेंस हुई थी, मैंने तो 1 दर्जन कंट्रियों का नाम अभी लिया है जो वर्तमान में मॉडर्न रूप में हैं, तो उनके ऊपर वर्चस्व की बात, उनके ऊपर डोमिनेंस स्थापित करने की बात जो है इन तमाम कंट्रियों के द्वारा आपका किया गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के रूप में यूरोप चला गया और एक बहुत बड़ी विपदा जो है, बहुत बड़ा आपका टेंशन जो है यूरोप के कंट्रीज के अंदर में होने लगा। ठीक है, यहां तक तो ये बात सही है, यही हम लोग को पढ़ना था, हमने समझ लिया। नेशनलिज्म, इंपीरियलिज्म पढ़ा, बाल्कन्स में क्या प्रॉब्लम्स थे ये हमने पढ़ा, किस प्रकार बाल्कन्स इंडिपेंडेंस होते हैं, किसके अंडर में वो लोग थे। साथ ही साथ आपका
जो बड़ी कंट्रियां एंट्री करती हैं तो वहाँ किस प्रकार के सीन क्रिएट होते हैं, और फाइनली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वहाँ होने लगता है। एक चीज और है आपका, जिसको हम लोग एंटी इंपीरियलिज्म के रूप में जानते हैं। तो इंपीरियलिज्म मतलब क्या होता है? साम्राज्यवाद, ठीक है, हाँ, साम्राज्य को विस्तार करना। तो एंटी इंपीरियलिज्म का मतलब क्या होता है? उस साम्राज्यवाद का विरोध करना। तो साम्राज्यवाद जो है अगर कहीं फैल रहा है, एक्सपेंस कर रहा है, तो उसका विरोध कौन करेगा? वही करेगा जिसके ऊपर उस साम्राज्यवाद को थोपा जा रहा है। इस प्रकार भारत के इंडिपेंडेंस फ्रीडम स्ट्रगल को आप देख सकते हो। भारत के ऊपर ब्रिटिशर्स ने अपना डोमिनेंस स्थापित किया था, भारत को अपने अंडर में किया था, भारत को उन्होंने गुलाम बनाया था। तो भारत के अंदर में उनके अगेंस्ट में जो आपका फ्रीडम स्ट्रगल चला, स्वतंत्रता आंदोलन चला, स्वतंत्रता संघर्ष चला, उसे हम लोग एंटी इंपीरियलिज्म मूवमेंट के रूप में जान सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये एंटी इंपीरियलिज्म जो है वो क्लियर हो गया होगा। माने इंपीरियलिज्म जो विस्तार करता है अपने कॉलोनी के अंदर में, तो उसके विरुद्ध जो वहां का पब्लिक है, वहां का जो सिटीजन है, वो जो मूवमेंट करता है उसके अगेंस्ट में, ठीक है, उसको हम लोग एंटी इंपीरियलिज्म के रूप में जानते हैं। तो अब जाहिर सी बात यह है कि जो पूरा चैप्टर है वो नेशनलिज्म पर था, यूरोप में किस प्रकार से नेशनलिज्म का विस्तार होता है। तो आप देख रहे हैं कि बिखरे हुए अलग अलग रीजन में, अलग अलग एम्पायर में, अलग अलग क्षेत्रों में बटे हुए तमाम जो आपके कंट्रीज एरियाज थे, ठीक है, वो तमाम मिलकर के मतलब अपना आइडेंटिटी को बनाना शुरू कर देते हैं। इसका जो स्टार्टअप होता है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से होता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद वहां पे चेंजेज आते हैं, और चेंज आने के बाद आपका यूरोपियन कंट्री के अंदर भी नेशनलिज्म की भावना आती, फीलिंग्स आती है, और धीरे धीरे आपने यूनिफिकेशंस भी पढ़ा है। तो इस पूरे चैप्टर को आप एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड करिए, समझिए, और जो प्रॉब्लम होगा मुझसे पूछिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।